Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about the research design. What is research design and physical education and how can we conduct this? Research design, the term research design means drawing for research. It's systematic planning of conducting research. Aims to achieve goal of the research. Means how can you collect the data and how can you follow the procedure. Research design means that what type of research and what is the methods and procedure you are following. It means that you are follow the roadmap, systems, and how can you complete your research. What is definition, needs, and purpose. The arrangement of conditions for the collection and analysis of data. फर्स्ट मीन्स कि इसका जो हम डाटा जो है वो किस तरह से कलेक्ट करेंगे, उसकी अरेंजमेंट्स क्या होंगी, उसकी जो मतलब हम चेकलिस्ट कैसे बनाएंगे, किस तरह से हम करेंगे, कौन सी चीज़ पहले करेंगे, वो जो है उसको हम कहते हैं कि जी इसका फर्स्ट स्टेप होगा फॉर द रिसर्च डिज़ाइन टू कंबाइन द रेलेवेंस ऑफ द रिसर्च पर्पस विद इकोनॉमी इन द प्रोसीजर. मतलब कि हम हमारा जो कंबाइन होगा हम किस तरह से और कितना फाइनेंस है हमारे पास, क्या अरेंजमेंट्स होंगे फाइनेंशियल और हर चीज़ का जो प्रोसीजर है वो किस तरह से हमने फॉलो करना है, वो इसका जो है सेकंड पॉइंट है जो हम रिसर्च डिज़ाइन में फॉलो करेंगे. स्पेसिफाइंग द मेथड्स एंड प्रोसीजर फॉर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द नीडेड इंफॉर्मेशन हेल्प द स्मूथ सेलिंग ऑफ द रिसर्च प्रोसेस. अब हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशंस होती है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो एमफिल और पीएचडी में इंगेज्ड होते हैं, मास्टर में इंगेज होते हैं, स्पेशली इन फिजिकल एजुकेशन. फिजिकल एजुकेशन में उनको स्पेसिफाइड ही नहीं होता कि उन्होंने कौन सी चीज़ें करनी है. मसलन उनका जो डायरेक्शन है वो कभी तो वो सोच रहे होते हैं कि अगर हमने कौन सी सोशल साइंस पे स्टडी करनी है, कोई एक्सपेरिमेंटल करनी है, और ये बहुत सारी ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चों को पता भी नहीं है कि एक्सपेरिमेंटल क्या है, क्रॉस सेक्शनल क्या है, सर्वे क्या है. उसकी सबसे प्रॉब्लम वजह ये है कि हमारे यहाँ स्टडी का भी थोड़ा सा फुकदान है और सेल्फ स्टडी नहीं है बच्चों, जिस वजह से वो पढ़ते नहीं है, फिर उनको वो जस्टिफाई नहीं करते. मेरे ख्याल के मुताबिक जब भी आप कोई रिसर्च करेंगे उस मेथड को स्पेसिफाइड करेंगे. दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने स्पेसिफाइड करने के साथ साथ जो है उसकी कोई एक स्पेसिफिक बुक पढ़नी चाहिए. और सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि अगर आप साइकोलॉजी में कर रहे हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में, तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की बुक पढ़ें. आप अगर सोशियोलॉजी में कर रहे हैं तो सोशियोलॉजी की स्पेसिफिक बुक ऑफ द रिसर्च पढ़ें. ठीक है, इसी तरह से साइकोलॉजी की स्पेसिफिक बुक जो रिसर्च की वो पढ़ें. बायोमैकेनिक्स में कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारी रिसर्च है जिसमें प्रोसीजर है, डाटा एनालिसिस है, प्रोसीजर और उसको आप पढ़ें. एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की पढ़ें. तो हम क्या करते हैं कि जनरल एजुकेशन की जो है वो एक बुक पढ़ लेते हैं जो कि हमारे जो जो जस्टिफाई नहीं करती, और हमें उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स ही आती हैं कि सैंपल पावर को कैसे हम करेंगे, कौन सा सैंपल होगा, क्वेश्चन डेवलप करेंगे, जबकि हम इंस्ट्रूमेंटल बेस्ड स्टडी कर रहे होते हैं. तो इसलिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको देखें, और जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं उसके मैनुअल्स को लाजमी पढ़ें. वो मैनुअल्स भी नहीं बच्चे पढ़ते, जिस वजह से इनका जो बहुत सारा जो डाटा होता है वो 2-3 दफ़ा करते हैं. हालांकि डाटा तो एक दफ़ा ही होना चाहिए क्योंकि उनकी पहले प्रैक्टिस ही नहीं करती, पायलट टेस्टिंग नहीं करती और उस इंस्ट्रूमेंट को यूज करना भी नहीं आते. हमारा स्टूडेंट टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा करता है और दूसरी इधर उधर की बातों में फोकस स्टडी नहीं, स्पेसिफाइड नहीं होती, तो इसलिए स्पेसिफाइड करनी चाहिए. इट सेव मनी, मैन पावर एंड मटेरियल. अब ये अगर आप प्रोसीजर को और स्पेसिफाइड कर लेते हैं तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपका टाइम भी बचेगा, आपके मटेरियल भी सेव होगा और आपकी मैन पावर भी कम लगेगी. इट हेल्प द रिसर्चर्स विद एडवांस्ड एंड अवॉइड डुप्लीकेशन. अब ये है कि एडवांस रिसर्च में जो है वो हेल्प आउट करेगा और डुप्लीकेशन से भी हम बच सकते हैं. इट हेल्प टू मॉडिफाई द रिसर्च इन इफ एंड डिफिकल्टीज. तो ये रिसर्च को मॉडिफाई करने में और डिफिकल्टीज जो हैं हमें वो पेश आती हैं उससे भी हम बच सकते हैं. वी कैन सेव आवर टाइम एंड डिफिकल्टीज. अब है रिसर्च डिजाइन का प्रोसेस क्या है. एज वी फाइंड द पॉइंट्स,
which is very important, selection of research topic problem. अब selection of research topic और problem क्या है कि हमारी जो एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, जो सराउंडिंग में हम देखते हैं, अगर तो हम प्लेयर है तो हम प्लेयर्स के प्रॉब्लम देख सकते हैं, अगर हम सोशल साइंस पे या जनरल हेल्थ के मतलब करते हैं तो हम सराउंडिंग में कर सकते हैं, किसी भी जगह पे। तो आपका एक जनरल ऑब्जर्वेशन देखते हैं, मसलन हम कहते हैं कि हमारे जो एथलीट्स हैं वो परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे, तो इसके बारे में आप स्टडी करेंगे। आप सबसे पहले जो है वो एक रिसर्च आर्टिकल्स ढूंढेंगे, गूगल स्कॉलर से ढूंढ लें, फिर बहुत सारे जो डेटाबेसेस हैं जिसमें साइंस डायरेक्ट है, इसमें आजकल जो रिसर्च गेट है वो बहुत हेल्प आउट करते हैं। तो वहां से हम जो है वो वहां से उससे रेलिवेंट रिसर्च टॉपिक ढूंढेंगे और उसी से आप टॉपिक सिलेक्ट करेंगे। हमारे यहाँ टॉपिक सिलेक्शन का प्रॉब्लम ये है कि हमारी स्टडी होती नहीं, हम भागे भागे जाते हैं, हमारे टीचर से कहते हैं ये समय ये टॉपिक लिख दें, वो टॉपिक लिख देते हैं, ना वो बच्चे को पता होता है ना टीचर को पता चलता है कि कौन सा किन को कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है वो स्टूडेंट का काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट की है, उसने अपनी स्टडी को सिलेक्ट करना है, ना कि टीचर ने सिलेक्ट करना है। और जब टॉपिक सिलेक्ट करते हैं तो उसके पीछे लिटरेचर रिव्यू होता है। मैं करवाता हूं कि बच्चों को कहता हूं कि आप जो है वो टेबल बनाएं, जिसको हम कहते हैं सिंथेसाइज एंड रीसिंथेसाइज। सिंथेसाइज करवाते हैं कि वो एक रिसर्च आर्टिकल को लेते हैं, उसकी ब्रेक करते हैं, मसलन उसका टेबल बनाते हैं, टेबल में जी उसका ऑथर कौन है, कब पब्लिश हुआ, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उसका वेरिएबल्स क्या थे, उसका पर्पस क्या था, उसमें मेथड कौन सा यूज हुआ था, स्टैटिस्टिक कौन सी, फाइंडिंग क्या थी। उसके बाद आप 20-30 का काफी जो करते हैं तो उसमें आपको मिसिंग पॉइंट्स या रिसर्च गैप नजर आना शुरू हो जाएगा, आप उसको फॉलो करते हुए आप रिसर्च करते हैं। हमारे यहाँ क्या कर रहा है जी, फलां स्टडी अमेरिका में हुई है, फलां स्टडी वहां पर हुई है, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हुई। रेप्लिकेशन ऑफ स्टडीज हो रही हैं और एक ही टॉपिक पे 20-20 30-30 थीसिस जो है पब्लिश हो रहे हैं, जिसकी वजह से ना तो उसका कोई बेनिफिट है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। फ्रेमिंग रिसर्च डिजाइन। अब उसके बाद जब टॉपिक सिलेक्ट हो गया तो आपके टॉपिक के अंदर ही वेरिएबल्स होते हैं जो जो आपने मेजर करना है, उसी बेस्ड पे आपके जो है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी बनाएंगे, उसी पे हाइपोथेसिस भी बनेंगे। तो फ्रेमिंग रिसर्च डिजाइन, टॉपिक सिलेक्ट इज वेरी टफ जॉब। तो उसके बाद ये फ्रेमिंग डिजाइन करते हैं। फ्रेमिंग सैम्पलिंग डिजाइन, उसके बाद है कि आपने सैंपल कौन सा लेना है, वो भी आप जो है, उसके बाद आपका लिटरेचर व्यू होता है और ये सारा पहला और दूसरा चैप्टर कंप्लीट करते हैं। कलेक्शन ऑफ डाटा, आपने डाटा जो है वो कलेक्शन कैसे करनी है, इसके बारे में आपको कौन से टूल्स यूज करने हैं, ये आपका वेरिएबल्स और हाइपोथेसिस जो है क्वांटिटेटिव स्टडी में स्पेसिफिकली और क्वालिटेटिव में रिसर्च क्वेश्चंस इस तरह से वो हेल्प आउट करेंगे। डाटा एनालिसिस, कि आपने डाटा कलेक्ट कर लिया है, टूल्स आपने कौन से यूज किए हैं, उनकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी सारी चेक करने के बाद आपने उसको डाटा कैसे एनालिसिस करना है, कौन सी स्टैट लगानी है, फिर आपके एडिटिंग उसकी कैसे करनी है, उसकी कोडिंग कैसे करनी है, प्रोसीजर प्रोसेसिंग क्या है, और प्रिजर्वेशन है कि उसको आपने कैसे प्रिजर्व करके उसको टेबल्स कैसे बनाने हैं, कौन सा यूज करने हैं, मसलन कौन सी आप एक्सेल शीट भी यूज करते हैं फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, फॉर एसपीएसएस भी यूज करते हैं, और इसके बाद है रिपोर्ट राइटिंग। अब है फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ बहुत सारी जो बुक्स हैं, मैं तो बच्चों को कहता हूँ कि एंडी फील्ड एक बहुत अच्छा आथर है, वो हमें बताता है कि आपका कौन सा रिसर्च डिजाइन है और कोडिंग आपने कैसे करनी है और कौन सी स्टैट लगनी है। सर्वाइवल ऑफ स्टैटिस्टिक ये बुक है, उसको है, फिर जूलिया प्लांट की बुक है, मैं तो बहुत सारे बच्चों को यही गाइड करता हूँ। फिर इसके अलावा एपीएस स्टाइल को फॉलो करते हुए आपने कौन सी चीज कैसे लिखनी है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इंटरनेट से मिल जाती है, मगर हमारा स्टूडेंट डिपेंड करता है कि टीचर क्या कहता है। बट टीचर मसरूफ होता है तो आपको अपना काम है, ये काम आपका अपना है, तो आपने उसको उसी तरह से फॉलो करना है और उसको पढ़ के, मैनुअल पढ़ के, रिसर्च बुक्स पढ़ के, हर एक की स्पेसिफिक बुक्स होती हैं, वो पढ़ने के बाद आपको काम करना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च डिजाइन, इसमें कौन कौन सी है, थ्योरी ग्राउंडेड कौन कौन सी है, कि ग्राउंडेड थ्योरी क्या है, कौन सी थ्योरीज है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या है आपका, थ्योरीज कौन सी है जिसकी बेस पर आप रिसर्च कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, आपका इन्वायरमेंट कौन सा है, कौन से इन्वायरमेंट पे आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ये सूटेबल है। फॉर एग्जांपल हम अगर जो बॉडी मेजरमेंट्स हैं या फिजिकल फिटनेस है गर्ल्स की, तो आप कौन से इन्वायरमेंट में कर रहे हैं, क्या वो परफॉर्म वहां पर कर रहे हैं। फिजिबिलिटी ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन, जो आप सेटअप लगाएंगे, क्लिनिकल सेटअप लगाएं या दूसरा लगाएं, ये इंडोर के लिए आउटडोर के लिए हमें सूट करेगा नहीं। रिडुएंसी,
ये रीडवेंस ये दोबारा फिर हो सकता है कि नहीं हो सकता। एफिशिएंट हो, इट शुड बी फ्लेक्सिबल हो, ये फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। इट शुड बी इकोनॉमिकल। हमारे यहाँ बहुत सारे जो रिसर्चर्स होते हैं, एक मेरा एक दोस्त है वो रिसर्च करने के लिए चाइना गया, मैंने उससे डिस्कस किया तो उसने कहा मेरा दिल करता है कि मैं ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ। मैंने कहा नहीं, आप एक जो है स्पेसिफिक जो है वो टॉपिक को सिलेक्ट करें तो फिर आप रिसर्च जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसलिए एक टॉपिक को सिलेक्ट करना चाहिए, ना कि ज्यादा करना चाहिए। वो इकोनॉमिकल भी रह सकता है। इट शुड बी अनबायस्ड। जब आप डाटा कलेक्ट कर रहे होते हो तो अनबायस्ड लोगों को आपने सिलेक्ट करना है, ना कि बायसनेस हो। फिर इसके बाद आ जाता है जी, इट शुड बी फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च। रिसर्च का जो मकसद है, रैशनल है, जो नीड है वो पूरे कर रहा हो। इट शुड बी मोर अप्रोप्रिएट टू ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ रिसर्च। It should guide him to achieve correct results. It provide a scientific base for his research. It also should facilitate to completion the research work within the suitable time. अब इसका जो है गैन चार्ट हम बनाते हैं, एक टाइम फ्रेम बना लेना चाहिए शुरू में, जो कि आपको प्रॉपर हेल्प आउट कर सके कि आपकी टाइमलाइन क्या है और आपने कब आपकी अपनी स्टडी को कंप्लीट करना है। फंक्शन ऑफ द रिसर्च, इट प्रोवाइड रिसर्च डिजाइन। इसके फंक्शंस क्या है? इट प्रोवाइड अ ब्लूप्रिंट ऑफ द रिसर्च। ब्लूप्रिंट मींस कि रोड मैप स्टेप्स आपको बताते हैं। मसलन आपने कौन से महीने में रिसर्च टॉपिक जो है कितने महीने में सिलेक्ट करना है, प्रपोजल डिफेंस कब करना है, फिर फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर डाटा कलेक्शन कब करना है, ये सारी चीजें हमें रिसर्च डिजाइन के थ्रू हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इट लिमिट्स डिक्टेट्स द बाउंड्रीज ऑफ द रिसर्च एक्टिविटीज। तो ये हमें बाउंड्रीज बताती है कि हमारी बाउंड्रीज क्या है। हम इसके बाहर जाएंगे तो हम हमारा जो है वो हम एम्बिग्विटी का शिकार हो सकते हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि हम किसी जगह में सोचते हैं, रिसर्च पढ़ते पढ़ते आर्टिकल ये भी हम कर ले ये भी हम कर ले, वो नहीं। तो ये रिसर्च डिजाइन हमें हेल्प आउट करता है कि ये हमारी बाउंड्रीज है, हमने इसको ही फॉलो करना है। इट एनेबल्स इन्वेस्टिगेटर टू एंटिसिपेट पोटेंशियल प्रॉब्लम। तो ये हमें भी हेल्प आउट करता है कि हम प्रॉब्लम को एंटिसिपेट कर सकें। concept components of the research design. Title of the investigation, purpose of the study, कि हमारा टाइटल क्या है इन्वेस्टिगेशन का, हमारा पर्पस क्या है, लिटरेचर रिव्यू क्या है, ये पूरे स्टेप्स हैं जो हमने लिखने होते हैं, इंप्लीमेंट करने होते हैं। Objectives of the study, scope of the investigation, statement of the problem, variables, hypothesis, selection of the sample, analysis of the data। तो ये कंपोनेंट्स है, ये लाजमी हिस्सा है हमारी रिसर्च का। इसको हम फॉलो करेंगे तो हमारा जो है वो थीसिस और सर्च आर्टिकल कंप्लीट होगा। स्टूडेंट इसको फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से वो लेटर ऑन बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं। जब वो थीसिस सबमिट करवाते हैं तो उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, और क्योंकि उनको ये एक एक टॉपिक को आप रिसर्च करें तो आपको बहुत सारी गाइडलाइन भी मिल जाती है इंटरनेट से, तो ये आपने उसको फॉलो करना होता है। टाइप्स ऑफ द रिसर्च डिजाइन। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या है? देयर आर टू टाइप्स, इसकी दो टाइप्स हैं। ट्रू एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। क्वासी एक्सपेरिमेंटल है, इसमें मैनिपुलेशन एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि इसमें वेरिएबल्स जो होते हैं वो उसको मैनिपुलेशन कर सकते हैं हम, मसलन चेंज या आगे पीछे भी कर सकते हैं ये। नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, उसमें कौन से है? नॉन एक्सपेरिमेंटल केस स्टडी डिजाइन है, मेथड्स है। इसमें एक स्पेसिफिक ग्रुप या स्पेसिफिक इशू पर हम रिसर्च कर सकते हैं। कंटेंट एनालिसिस है, क्वालिटेटिव एनालिसिस हो सकता है जी, जिसमें आप बता सकते हैं जी क्वालिटेटिवली क्या इश्यूज हैं, जिसमें आप हिस्टोरिकल है, पिक्चर्स है, वीडियोस है, उस पर आप कर सकते हैं। एथनोग्राफी, क्वालिटेटिव सोशल एंड बिहेवियरल साइंस, कि एक किसी बंदे के बारे में जो है या लोगों के बारे में जो आप हिस्टोरिकल व्यू को देखते हुए आप कर सकते हैं। इसके बाद है जी फोकस ग्रुप, कलेक्शन ओपिनियन एंड फीडबैक फ्रॉम द 8 to 10 people who are invited to discuss their opinions and feeling in the facilitated discussion. Network analysis and sociometry to analysis the reviews among social actors, कि हमारे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उसके बारे में हम जो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।